हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों ये हमारा दूसरा पार्ट है जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से प्रारंभ होता है और 1 से 25 तक दोस्तों हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 26वां। दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम नाटक का लेखक कौन था? इसका लेखक था विशाखा दत्त था। और दोस्तों समझना, इसी नाटक से पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक शासक था रामगुप्त, जिसे दोस्तों शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने पराजित किया था। और दोस्तों रामगुप्त ने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय से दोस्तों एक अपमानजनक संधि के लिए भी राजी हो गया था और अपनी पत्नी जो ध्रुव देवी थी उसे रुद्र सिंह तृतीय को सौंपने के लिए राजी हो गया था। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को यह बात मंजूर नहीं थी। इसीलिए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय एक स्त्री के भेष में जाकर दोस्तों रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर देता है। ये सारी घटना की जानकारी हमें विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से प्राप्त होती है। राइट आंसर सी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27वां है। भारत में मस्जिद का एक प्रारंभिक उदाहरण है जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता है। दोस्तों इसमें अटाला देवी मस्जिद होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन दोस्तों मैं इसमें कंफर्म नहीं कह सकता, इसे आप एक बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो हमारे कंफर्म है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28वां है। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो जिम्मेदार था वो था जनरल हडसन। दोस्तों जनरल हडसन ने बहादुर शाह जफर के दो जो बेटे थे और एक पौत्र था, मुगल मिर्जा सुल्तान और पौत्र अबू बकर मिर्जा को दोस्तों जो हत्या की थी वो जनरल हडसन ने की थी दोस्तों। राइट आंसर हमारा इसमें सी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 29वां है। निम्नलिखित पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? दोस्तों नेवसा महाराष्ट्र में है, इनामगाम, दाइमाबाद जिसे देमाबाद, और ये माहेश्वर है दोस्तों, ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये दोस्तों एमपी में स्थित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर डी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राजवाही एवं उलुग खानी। दोस्तों जो ये राजवाही और एवं उलुग खानी जो नाम है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो नहर निकलवाई गई थी उनका नाम है दोस्तों। जो ये राजवाही जो नहर है दोस्तों, हम राजवाही की बात करें दोस्तों ये 96 मील लंबी है और उलुग खानी 150 मील लंबी है दोस्तों। राइट आंसर इसमें हमारा सी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। मौर्य काल में सन्निधिता का अर्थ होता है दोस्तों, जो मौर्य काल में सन्निधाता का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है दोस्तों राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख। दोस्तों राइट आंसर हमारा इसमें ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों प्रथम कर्नाटक। दोस्तों यहीं पर पता चलता है जो प्रथम कर्नाटक का जो युद्ध होता है इसमें जो दोस्तों जो संधि होती है वे दोस्तों ला सेपले वाली संधि होती है। तो इसमें हमारा जो है वे दोस्तों हमारा ए ये सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ए सही नहीं है। 1748 में दोस्तों ला सापला वाली संधि होती है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 33 है। किसने अमीरान ए सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था और जिसके सदस्य राजस्व संघकर्ता तथा सैन्य अधिकारी थे? दोस्तों जो ये अधिकारी था 100 गांवों का मुखिया था। इसकी जो की थी वो किसने की थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राइट आंसर हमारा ए आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 34 है। अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक एक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? ये फतेहपुर सीकरी में हुआ था 1575 ईस्वी में। और दोस्तों इसका उद्देश्य यही था सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, सभी धर्मों के बारे में जानना था, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है। भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? दोस्तों सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो मध्य पाषाण के हैं, इसलिए दोस्तों इसे पाषाण काल से मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल तीनों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो मध्य पाषाण के हैं दोस्तों, ठीक है ना। मध्य पाषाण है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें
बात करें क्वेश्चन नंबर है हमारा 36 है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना 1839 में दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर दोस्तों इसमें हमारा आ जाएगा सी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, हुविस के सिक्कों पर अंकित अहूर मजदा देवता कहां से संबंधित थे? दोस्तों जो ये अहूर मजदा जो देवता थे ये कहां से संबंधित थे? ये दोस्तों ईरानी देवता से संबंधित, यूनानी देवता से थे। इसमें राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 38 है, ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था। इसे दोस्तों खिल्य कहा जाता था। क्षेत्र कृषि योग्य को कहा जाता था। गोष्ठ जहां पर गाय रखी जाती थी उस तरीके से था। तो इसमें राइट आंसर हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 39 है, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपट सिद्धांत कहा? ये दोस्तों जो सिद्धांत दिया था ये लाला लाजपत राय ने दिया था। राइट आंसर बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक दोनों ही इसके विरोध में थे दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन सुरक्षा कपाट वाला सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा है 40, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। ये स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? दोस्तों प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, समझना। ये दोस्तों जो कहां पर कहा गया है, कैसे इसकी जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो अशोक थे, अशोक ने दोस्तों शुरुआत में रणघोष की नीति अपनाई थी। रणघोष जिसका अर्थ होता है युद्ध की नीति, रणघोष की युद्ध की नीति। लेकिन दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने दोस्तों किसकी नीति अपना ली? धम्मघोष की नीति अपना ली। किसकी नीति अपनाई? धम्मघोष की नीति अपनाई। अर्थात युद्ध के स्थान पर धम्मघोष, जो धर्म का जो सिद्धांत था उसके माध्यम से हृदय परिवर्तित कराना, वो नीति अपना ली दोस्तों। और दोस्तों जो कलिंग के धौली और जोगढ़ से जो पृथक शिलालेख मिलते हैं उन्हीं से पता चलता है दोस्तों, पितृवत जो शब्द है ये वहीं से लिया गया है। यहाँ के जो पृथक शिलालेख है उसमें कहा है अशोक ने खुद ने कहा है, जो मेरी जनता है वो सारी मेरे पुत्र तुल्य है अगर वो मुझे पिता तुल्य मानती है तो। मेरी जो जनता है वो सारी मेरी पुत्र तुल्य है अगर वो मुझे पिता तुल्य मानती है तो। लेकिन अगर विद्रोह करेगी तो बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया जाएगा। ये कलिंग के शिलालेख से ही पता चलता है। राइट आंसर इसमें ए आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 41, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दान की? दोस्तों ये किसको दान की थी? ये गुरु रामदास को की थी 1577 ईस्वी में 500 बीघा जमीन। और इस 500 बीघा जमीन के अंदर ही दोस्तों एक तालाब था और दोस्तों इस तालाब के पास ही जो ये स्वर्ण मंदिर है ये यहीं पर बनाया गया था। इसकी जो नींव रखी गई थी वो अर्जुन देव के समय रखी थी। और किसने रखी थी दोस्तों? मियां मीर ने रखी थी। एक मुस्लिम सूफी थे मियां मीर, उसी ने इसकी नींव रखी थी। और इस स्वर्ण मंदिर का जो नाम है ये दोस्तों जो स्वर्ण मंदिर नाम पड़ता है ये रंजीत सिंह के शासनकाल में पड़ता है। जब रंजीत सिंह इसके दरवाजे पर सोने की परत चढ़वाते हैं उस समय इसे गोल्डन टेम्पल कहा गया था दोस्तों। इस मंदिर का जो पुराना नाम है वो दोस्तों हर मंदिर है, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट को हम आगे क्लियर करते ही चल देते हैं दोस्तों, आपके लिए आगे भी काफी बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? दोस्तों ठगों का दमन बलबन के द्वारा किया गया था। दिल्ली के आसपास बलबन से पहले दोस्तों ऐसा यहाँ का माहौल था दिल्ली का, शाम होने के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और दिल्ली के आसपास जो जंगल था बहुत भयंकर जंगल था जहाँ पर मेवात क्षेत्र है। और यहाँ के दोस्तों डाकू लुटेरे थे जो इनका अंत किया था दोस्तों, वो किसने किया था? बलबन ने किया था। राइट आंसर दोस्तों डी आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, भोज एवं कारले की चैत्य गुफाएं हैं। ये दोस्तों कारले की चैत्य गुफाएं ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित हैं दोस्तों। राइट आंसर ए आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? दोस्तों गांधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। लेकिन दोस्तों यहीं पर जो नगर था पुष्कलावती ये भी दोस्तों गांधार में यहीं पर स्थित है, गांधार तक्षशिला के पास ही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गांधार आ जाएगा, सी राइट आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर है 45 है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए मुमालिक जाना जाता था। दोस्तों इसे महालेखाकार कहते थे। राइट आंसर डी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 से, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष
लागू किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजे? दोस्तों जो चीन में जो राजदूत भेजे थे वो किसने भेजे थे? समझना दोस्तों, चीन में राजदूत भेजे थे 1374 ईस्वी में। कब? 1374 ईस्वी में भेजे थे। बुक्का प्रथम ने भेजे थे। राइट आंसर इसमें सी आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 48 है। 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया? दोस्तों सर हेनरी लॉरेंस को किया था। किसको? सर हेनरी लॉरेंस को किया था। इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों 49, विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित में से किस क्रम में विभक्त था? सबसे बड़ी इकाई मंडलम था, नाडु था, ग्राम था, स्थल था। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। राइट आंसर इसमें डी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा इस सीरीज का पार्ट नंबर 2 का अंतिम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? दोस्तों कौन थे इसके जो समर्थक थे? दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो 1818 में थे। इसने इस पर कुछ छूट दी थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमारे 26 से प्रारंभ होते हैं। कब से प्रारंभ होते हैं दोस्तों? 26 से प्रारंभ होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो हमारे अगले जो प्रश्न प्रारंभ होंगे वो हमारे 51 से प्रारंभ होंगे, जो हमारा पार्ट नंबर 3 रहेगा। तो दोस्तों इस अनुसार हमारी क्रम अनुसार चलते रहेंगे दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में दोस्तों बेल बटन भी दबाएं। जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच जाए। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।